Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alia Waheed and this is the channel of Medicare channel. So in this topic we are going to discuss about the beta 2 receptors. So in the previous lecture we have started about the adeno receptors and we have covered about the alpha 1 receptor, alpha 2 receptor, then we have covered beta 1 receptor. But now in this lecture we are going to discuss about the beta 2 and beta 3 receptors. Okay? So first we are going to cover this beta 3 receptors. You know very well about them that these beta 3 receptor, first of all we are going to discuss where is the location. So they are located in your fat tissues. Okay, so fat tissues are your adipose tissues. Adipose tissues, and you know very well about it that your adipose tissues are of two types, whether it is in white color or whether it is in brown color. So about on the way of their color, they are divided into white adipose tissue and brown, और you can say yes brown adipose tissues. ठीक है, so जो भी tissue हो, these beta 3 receptors are present in your adipose tissues. And what is the function of them? You know very well that your adipose tissues is of fat. Okay, so there is the storage of fat in them. So what is the role of these beta 3 receptors? So actually I am going to draw adipose tissue. So let's consider this is the adipose tissue. It is consist of various types of what? Yes, adipose cells. So these are all are the adipose cells. So now these cells are composed of fat. Okay, fat like a material, lipid, and fatty acids, various types of present in them. So actually this beta 3 receptors are present on it. Okay, so this is the beta 3 receptor. Now what happens, the epinephrine and non-epinephrine is released, and this epinephrine is released by your adrenal medulla. Okay, so your adrenal medulla is this is present on your what? Kidney, एड्रेनल ग्लैंड. ठीक है ना. सो एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनल मेड्यूला की एक सेल्स होते हैं, क्रोमेफिन सेल्स. वहाँ से फॉर एग्जांपल ये मैंने क्रोमेफिन सेल्स बना दिए. यहाँ से आपके पास क्या रिलीज होगा? एपिनेफ्रीन. ठीक है, और वो एपिनेफ्रीन जाके इसके साथ बाइंड अप हो जाएगा. जैसे ही वो एपिनेफ्रीन यहाँ पर आके बाइंड होगा तो यहाँ पर आपकी लिपोलाइसिस स्टार्ट हो जाएंगी. यानी यहाँ इन सेल्स के अंदर जो लिपिडी मटेरियल होगा वो ब्रेक डाउन होगा. यानी लिपिड आपका ब्रेक होगा. और लिपिड आपको पता है जब भी ब्रेक्स होता है तो फैट के छोटे छोटे, यानी एक बड़ा जो लिपिड का मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में बदल जाता है. ठीक है, यानी आपको जब भी गुस्सा आता है तो आपका फैट जो भी बॉडी के अंदर होता है वो कंज्यूम हो रहा होता है. ठीक है, सो ये हमारी बीटा 3 की शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन थी. आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ठीक है ना, और इसके अलावा इसका और कोई भी रिलेशन नहीं है. बाकी वो कहते हैं कि बीटा 3 रिसेप्टर के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं ब्लेडर के डायलिस्टर मसल्स के ऊपर. ठीक है ना, बस. और इसके अलावा इसका और कोई इफ़ेक्ट नहीं है. ठीक है, सो नाउ अब हमने बीटा 2 भी कवर कर लिया है. अब बीटा 3 सॉरी. अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने कवर करनी है वो हमने जाना है बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर. इस बीटा 2 वाइडली स्प्रेड है. इसकी तकरीबन 5 लोकेशंस हैं जिनके ऊपर ये प्रेजेंट होता है. अब हम उसको देखेंगे. ठीक है, जैसे हमने अल्फा 1 को देखा था, उसकी 4 पोजीशन थी, 4 जगहों पे वो प्रेजेंट था. अब बीटा 2 रिसेप्टर की अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जो ये प्रेजेंट है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ये प्रेजेंट है. देन सेकंड अगर इसकी हम पोजीशन की बात करें तो ये हमारे पास सिलरी बॉडी, आप क्या इजीली मैं कह देती हूँ, आई के ऊपर प्रेजेंट है. देन ये आपके लंग्स के अंदर भी ब्रोंक्योल्स के अंदर प्रेजेंट है. चौथी इसकी लोकेशन आपके पास आ जाती है यस लीवर के अंदर. और लास्टली ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर. ठीक है, मैं आपको यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, सो ये 5 इसकी लोकेशंस हैं जिनके ऊपर ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं कि ब्लड वेसल्स में ये कहाँ पर प्रेजेंट है. जैसे ब्लड वेसल्स में हमने अल्फा 1 रिसेप्टर्स की भी बात की थी कि वो वहाँ के स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है.
ये यहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर हैं, लेकिन उस ब्लड वेसल्स की जो स्केलेटन मसल्स आ जाते हैं ये उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर वो जो होता है वेजो डायलेशन का काम कर रहा है। ठीक है, सो ये पिछली दफ़ा भी मैंने आपको यहाँ पे ऐसे ब्लड वेसल्स बना के दिखाई थी। ये कोई भी एक ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं, कुछ स्केलेटल मसल्स होते हैं। लेट कंसीडर कि ये आपके पास एक स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट स्केलेटन मसल, नीचे वाला स्मूथ मसल्स था। ठीक है, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। तो ये हमारे पास स्केलेटल मसल है। इस स्केलेटल मसल के ऊपर आपके पास बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो इनर स्मूथ लेयर थी ये इनर स्मूथ लेयर है, लेट कंसीडर। तो इसके ऊपर कौन सा रिसेप्टर अटैच था? इसके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर अटैच था। लेकिन यहाँ पर इस स्केलेटल मसल्स के ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर अटैच है। ठीक है, सो वही चीज़ होगी कि एपिनेफ्रीन आके इसके साथ बाइंड अप करेगा और वो इन स्केलेटल मसल्स को वैसे डायलेट कर देंगे। ठीक है, सो ये इस चीज़ का काम हो रहा है कि ये थोड़ा सा आपके वेजो डायलेशन, वीडी से क्या मतलब है, वेजो डायलेशन कर रहा है। वेजो डायलेशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। सो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि गुस्से के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर का थोड़ा सा काम है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट भी कर रहा है। बट ज़्यादातर आपके पास कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा होता है अल्फा 1 के ज़रिए से। ठीक है, लेकिन बीटा 2 थोड़ा सा एक्सेप्शन आ गया कि इसने थोड़ी सी डायलेट करनी है। क्या था कि इतना भी ना हो जाए कि आपकी पूरी ब्लड वेसल सिकुड़ जाए और मतलब आपका हाँ, कुछ बचे ही ना। मतलब अगर इतनी ज़्यादा ब्लड वेसल सिकुड़ गई और ब्लड गुजर ही ना सका तो फिर पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये अल्लाह ताला ने, आप समझ लें कि बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लड वेसल में रख के हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव सिस्टम दे दिया, ताकि ये ना हो कि पेशेंट की डेथ भी ना हो जाए। सो अब क्या होगा, सिंपली यहाँ पर आपके पास जब जैसे ही एपिनेफ्रीन इस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। अब डायलेट किस तरह से होंगी, ज़ाहिर बात है इसका साइज़ बढ़ जाएगा। इसका साइज़ क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर साइज़ बढ़ा हुआ दिखाती हूँ। लेट कंसीडर ये इतना साइज़ यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से इतना साइज़ हो गया। तो ये अब ब्लड वेसल आपकी इतनी बड़ी हो गई है। ठीक है, पहले जो उतनी थी, ठीक है, अब वो इतनी ज़्यादा फैल गई है। ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लड वेसल्स की डायलेशन का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थिंग आ जाती है आपकी आई के अंदर। ठीक है, पहली लोकेशन हमने बीटा 2 रिसेप्टर की डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो लोकेशन आ जाती है वो है आपकी आई के ऊपर। ठीक है, सो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो आई का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रॉ करती हूँ। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, बट आई होप कि आप लोगों को उसका कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा कि कहाँ पर है लोकेशन, कहाँ पर इसकी जो है ना वो प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये आपकी इस तरह से आई का मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर आपको सब लोगों को पता है कि लेंस होता है। इस लेंस के साथ कुछ मसल्स इस तरह से अटैच होते हैं। इसके बाहर एक लेयर सी होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, आइरस और प्यूपल। ठीक है, इन सारी चीज़ों का आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। और नेक्स्ट में फिर इस तरह का कुछ ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, आपके लेंस के कुछ इस साइड पे यहाँ पर, ठीक है, मैं एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ इस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें होती है, इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ आई। ठीक है, तो इंटरनल यहाँ पर ये स्फिंक्टर इस लेंस के साथ इस वाली जगह पे ये इंटरनल स्फिंक्टर होता है आई का। ठीक है, ये आइरस वाली जगह है। ठीक है, ये प्यूपल आपका हो गया, आइरस वाली जगह हो जाती है। यहाँ पर कुछ इंटरनल स्फिंक्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इनके ऊपर यहाँ पर आपके पास, मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपके बीटा 2 रिसेप्टर्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इनका काम बस यही है कि इन्होंने जो आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है उसको कंट्रोल में करना होता है। ठीक है, सो लेट कंसीडर के आपके पास कोई भी आ गया एपिनेफ्रीन जो इसके साथ बाइंड हुआ है, ये स्टिमुलेट हो गया है। सो इसका काम हमारे पास क्या होता है कि इसने इंट्राओक्यूलर प्रेशर को बढ़ाना होता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो आई के अंदर का, इंट्राओक्यूलर का मतलब होता है आई। सो आई के अंदर जो है ये प्रेशर बढ़ा देता है। बट लेकिन ये कुछ स्टेट में हमारे लिए नुकसानदेह। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोमा का पेशेंट। ठीक है, कौन सा पेशेंट? ग्लाइकोमा का पेशेंट। ग्लाइकोमा
अब ग्लाइकोमा के पेशेंट के अंदर क्या हुआ होता है, ऑलरेडी ये जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होता है। अब अगर उस पेशेंट को गुस्सा आएगा और उस पेशेंट की सिलियरी ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसके ऊपर एपिनेफ्रीन अगर बाइंड कर गई, तो हमारे पास क्या होगा कि और ज़्यादा इंटरनल जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो वो उस पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसको बीटा 2 ब्लॉकर देंगे। हम उसको क्या देंगे, बीटा 2 ब्लॉकर्स देंगे। वो बीटा 2 ब्लॉकर्स क्या करेगा, फॉर एग्जांपल लेट कंसीडर कि यहाँ पर एपिनेफ्रीन नहीं है, यहाँ पर बीटा 2 ब्लॉकर एक छोटा सा प्रेजेंट है, उसने इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। अब इस रिसेप्टर पे ना एपिनेफ्रीन बाइंड हो सकती है, ना नॉन एपिनेफ्रीन, कुछ भी बाइंड नहीं हो सकता है। सो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो आपका इंटरनल जो ऑक्यूलर प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। सो इससे हम ग्लाइकोमा के पेशेंट को ट्रीट करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देके। ठीक है। सो ये दूसरी भी पोजीशन मैंने आपको दिखा दी कि आई के अंदर कैसे ये प्रेजेंट है। ब्लड वेसल में हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है लंग्स के ऊपर। लंग्स के अंदर भी ये पार्टिकुलर एक लोकेशन के अंदर प्रेजेंट है जो कि है ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि लंग्स किस तरह के नेचर के होते हैं। मैं अब लंग्स की डायग्राम आप सब लोगों के लिए बनाती हूँ। ठीक है, सो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास लेफ्ट एंड राइट लंग्स जो हैं वो बनाने जा रही हूँ मैं। ठीक है, सो ये आपके पास लेफ्ट एंड राइट लंग्स है और लंग्स में आपको पता है कि ये सबसे पहले ट्रैकिया आपके पास होता है, सी शेप रिंग्स इसके अंदर होती हैं। देन आपके पास प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स अंदर जाके फर्दर जो है ना वो डिवाइड हो जाते हैं। आपके पास सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड हो जाता है आपके पास टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ये मैं आपके पास टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स बना रही हूँ। ठीक है ना। सो इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपके पास क्या होते हैं कि बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल्स के अंदर। जैसे ये ब्रोंक्यूल है, मैं इसी एक ब्रोंक्यूल को आपको जो है ना वो डिटेल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ब्रोंक्यूल है, जिससे हमने ब्लड वेसल्स का देखा था, ये भी स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई शी शेप वगैरह रिंग नहीं होती, स्मूथ मसल्स, प्योरली स्मूथ मसल्स होते हैं। इन स्मूथ मसल्स के अंदर आपके पास ये बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये बीटा 2 रिसेप्टर बना रही हूँ। इस बीटा 2 रिसेप्टर का काम यही है कि जैसे ही यहाँ से जाहिर बात है ब्लड जा रहा होता है, ब्लड की सप्लाई पूरी दी हुई होती है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो जैसे ही ये ब्लड गुजरा तो यहाँ पर एपिनेफ्रीन आके बाइंड करेगा और आपकी ये ब्रोंक्यूल डायलेशन हो जाएगी। ठीक है, अभी ये इसका साइज इतना था, जैसे ये इसके साथ आके बाइंड करेगा अब इसका साइज बड़ा हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। मैं अब आपको इसको बड़ा हुआ साइज दिखाती हूँ, पूरा ही नया बना सकती हूँ कि पहले उसका साइज अगर इतना था अब उसका साइज इतना हो गया है। ये क्या हो गया, ब्रोंक्यूल्स डायलेट कर गए हैं उसके अटैच होने की वजह से। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रोंक्यूल डायलेशन, ब्रोंक्यूल है, ठीक है ना, ये एक ब्रोंक्यूल को मैंने एक्सप्लेन किया है, वो डायलेट हो चुका है। ठीक है, अब ये किस लिए सिग्निफिकेंस है, ब्रोंक्यूल डायलेशन गुस्से में हो जाना, ये क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली ये ज़रूरी है अस्थमा के पेशेंट के लिए। किसके लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए। जैसे मैंने आई में बताया था ग्लाइकोमा के पेशेंट के लिए ज़रूरी था, यहाँ पर अस्थमा के पेशेंट में ऑलरेडी ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हुई होती है, यानी अस्थमा के पेशेंट में यही ब्रोंक्योल्स कंस्ट्रिक्ट हुए होते हैं। अब अगर उस पेशेंट को मतलब हम लोग बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे, बीटा टू एगोनिस्ट देंगे, सो वो एगोनिस्ट जाएगा बीटा 2 रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा और ज़्यादा ब्रोंकियो डायलेशन हो जाएगी। इसलिए अस्थमा के पेशेंट के अंदर ये बीटा 2 एगोनिस्ट जो है वो ज़रूरी होते हैं। यानी अस्थमा के इनहेलर्स जो होते हैं, जो वो सक करते हैं, उनके अंदर यही बीटा 2 एगोनिस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो उनकी ब्रोंक्योल्स को डायलेट कर देता है, बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक और केस कंसिडर करते हैं कि एक पेशेंट है, वो साथ साथ अस्थमा का भी पेशेंट है और साथ साथ उसको ब्लड प्रेशर भी है। ठीक है, वो साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी मरीज है। ठीक है, ब्लड प्रेशर का भी पेशेंट है। अब ब्लड प्रेशर की जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो जाके ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करवाती हैं। ये जितना भी ड्रग आप दोगे, कोई भी एक नॉर्मल ड्रग देते हो, आपको नहीं पता कि वो अस्थमा का पेशेंट है, लेकिन आपने उसे ब्लड प्रेशर दे दिया, तो वो जाके उसके ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब अस्थमा का वो पहले ही पेशेंट है,
ऊपर से उसकी ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्ट हो गई तो वो पेशेंट तो डेथ हो जाएगी उसकी। इसलिए अस्थमा के पेशेंट के अंदर हम लोग जो बीपी की जो इस तरह की मेडिसिन है वो हम कॉन्ट्राइंडिकेशन करते हैं कि हम अस्थमा के पेशेंट को ब्लड प्रेशर की वो जो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करवाती हैं वो ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सो हमने नेक्स्ट जो लंग्स में इसकी प्रेजेंस है हमने उसको देख लिया। नेक्स्ट जो इसकी लोकेशन है वो हमारे पास है इसकी लीवर के अंदर। अब हम देखते हैं कि लीवर के अंदर ये कहाँ प्रेजेंट है, किस जगह पे, और क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। लीवर आपको पता है कि बहुत ही मेजर ऑर्गन है। इसी के अंदर ही आपकी जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर हो रही होती है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जब आपस में एक चेन में कंबाइन अप होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपके पास ये लीवर बना रही हूँ। इस तरह का कुछ लीवर होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर ये आपके पास गाल ब्लैडर होता है इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास लीवर था। अब लीवर के अंदर क्या होता है कि आपके पास एड्रिनल मेडुला जो आपकी किडनी के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होता था। इस एड्रिनल मेडुला के क्रोमेटिन सेल्स जो हैं वो रिलीज करेंगे किसको, एपिनेफ्रिन को। ये एपिनेफ्रिन जाएगा ब्लड से ट्रैवल होके इस लीवर के अंदर चला जाएगा और लीवर के अंदर जाके ये क्या करेगा कि आपकी लीवर के अंदर आपको पता है कि ग्लाइकोजन स्टोर हुआ होता है। ये सा ग्लाइकोजन था। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज के अंदर जब बाइंडिंग हो जाती है तो वो ग्लाइकोजन बन जाता है। ठीक है, ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा बाइंडिंग ब्रांचिंग हो जाती है तब। तो अब ये क्या करेगा, वहाँ पर जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करेगा, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लाइकोजन को तोड़ के उसको ग्लूकोज बना देगा। उसको क्या करेगा, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बन गया। सो अब ये ग्लूकोज किस लिए चाहिए, कि हमें एनर्जी के लिए चाहिए। जाहिर बात है, जब आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ हुआ है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह क्या है कि आपको गुस्सा आया हुआ है। आपको गुस्सा आया हुआ है तो आपका ये ग्लाइकोजन टूटेगा, आपका ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। और आपको ग्लूकोज क्यों चाहिए, क्योंकि आपने बॉडी को एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज इसलिए चाहिए क्योंकि क्या है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा अच्छे से आप लड़ सकेंगे। या अगर आपने कोई ड्रामा सीन देख लिया तो आप उतनी अच्छी तरीके से भाग सकेंगे उससे दूर। ठीक है ना, तो भागने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। लड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। उसके लिए हमने इस ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को तोड़ना था और ग्लूकोज बनाना था। सो लीवर के अंदर इस बीटा 2 रिसेप्टर्स का यही काम है कि एपिनेफ्रिन आके इस बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इनके ऊपर बाइंड करेगा और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है मसल के अंदर भी और लीवर के अंदर भी। ठीक है, मसल के अंदर भी क्योंकि आपके पास ये स्टोर हुआ होता है ग्लाइकोजन, तो इन दोनों के अंदर ये काम है। ठीक है, जहाँ से लीवर के अंदर हो रहा है वैसे ही मसल है यहाँ पर, लेट कंसीडर ये एपिनेफ्रिन मसल में भी जाएगा और वही होगा कि जो ग्लाइकोजन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है वो टूटेंगे और छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनेंगे ताकि एनर्जी मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि ठीक है वो भी बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट लोकेशन आ जाती है कि है स्मूथ मसल यूरेट्रा के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो प्रेजेंट है वहाँ पे ये क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम देखेंगे। जाहिर बात है, देखें अगर हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ हुआ है तो यूरिनरी रिटेंशन तो लाजमी होनी है। ठीक है ना, तो वो अब किस तरह से होगी, यूरिनरी ब्लैडर को बना लेते हैं जैसे हमने अल्फा 1 रिसेप्टर के अंदर बनाया था। वहाँ पर क्या हो रहा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यस, वहाँ पर भी हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन हो रही थी और वहाँ पर अल्फा 1 रिसेप्टर थे कहाँ पे। यस, वेरी गुड, आपको याद है सारा कि वो इधर इंटरनल जो स्फिंक्टर होता है इसके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कौन सा था, अल्फा 1 रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं कि बीटा 2 रिसेप्टर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कहाँ पर है। तो आपको पता है कि इधर जो है आपके पास डायलेटरल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इन डायलेटरल मसल्स के ऊपर आपका बीटा 2 रिसेप्टर होता है। ये बीटा 2 रिसेप्टर हो गया। ठीक है, सो अल्फा 1 का तो आपने देख लिया था कि एपिनेफ्रिन यहाँ पर जाके एपिनेफ्रिन बाइंड करेगा और ये जो स्फिंक्टर जो पहले खुला हुआ था, ठीक है, पहले ये स्फिंक्टर ऐसे खुला हुआ था, एपिनेफ्रिन जैसे ही बाइंड किया ये स्फिंक्टर क्लोज हो गया। ठीक है, अब यूरिन जितना भी था वो इसी के अंदर रहेगा और बाहर नहीं आएगा। अब बीटा 2 का क्या काम है, जैसे ही एपिनेफ्रिन इसके साथ जाके बाइंड करेगा तो अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पर यूरिनरी रिटेंशन होगी। कैसे यूरिनरी रिटेंशन होगी, यहाँ की जो मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ
सारा मसल्स अटैच होंगे, ठीक है। इन्हीं मसल्स का क्या काम होता है कि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यूरिन को बाहर पास करते थे, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, जैसे ही एपिनेफ्रीन यहाँ पर आके बाइंड करेगा, ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे और यूरिन को बाहर नहीं जाने देंगे। वैसे भी स्फिंक्टर भी क्लोज है तो यूरिन बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं रिलैक्स मसल्स अगर आपको दिखाना चाहूँ तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, सो सिंपली पहले इस इधर थे मसल्स, अब ये मसल्स इस तरह से रिलैक्स कर गए, ठीक है। सो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर कुछ इस तरह से हो चुका है, ठीक है। और अब ये बीटा 2 रिसेप्टर यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट हैं और ये मसल्स रिलैक्स कर चुके हैं। अब आपको जो है वो इतनी अर्ज नहीं होगी यूरिन को बाहर निकालने, चाहे आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल भी हो, बट फिर भी आपका यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी क्योंकि एपिनेफ्रीन ने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। सो ये हमारे आ गई, हमने देख लिया कि ब्लड वेसल्स में किस तरह से ये वेसो डायलेशन कर रहा है, आई में सिलरी मसल्स के ऊपर किस तरह से आई के अंदर इफेक्ट कर रहा है कि उसके अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर को बढ़ा रहा है, लंग्स के अंदर ब्रोंकियो डायलेशन कर रहा है और अस्थमा के पेशेंट के लिए ज़रूरी है, ये ग्लाइकोमा के पेशेंट के अंदर इसका केस दिख रहा था। देन हमने लीवर और मसल्स की बात की कि लीवर और मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको ये ग्लूकोज के अंदर ब्रेक कर रहा है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। लास्ट हमने देखा कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये प्रेजेंट है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डायरेक्टर मसल्स को ये रिलैक्स कर रहा है और यूरिनरी रिटेंशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो ये हमने जो है ना यहाँ पर हमने सारे रिसेप्टर्स अपने कवर कर लिए हैं और आई होप कि आप लोगों को सारे रिसेप्टर्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक हिंट दे देती हूँ मैं आपको याद रखने के लिए कि आपने किस तरह से याद रखना है, ठीक है, कि बीटा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर्स के बारे में। सो बीटा 1 रिसेप्टर और बीटा 2, बीटा 1 आपके पास 1 है ना, 1 से इंडिकेट क्या है, ये एक ही हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है और वैसे किडनी के ऊपर भी ये प्रेजेंट था, ठीक है ना। सो लेकिन हार्ट एक है तो ये एक ही हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है। बीटा 2 की जब हम बात करते हैं तो 2 है तो लंग्स भी हमारे पास कितने अल्लाह ताला ने दिए हैं, 2 लंग्स है ना, लेफ्ट एंड राइट। सो बीटा 2 लंग्स के ऊपर क्योंकि लंग्स 2 हैं। सो ये एक हिंट छोटी सी थी आपको याद करवाने के लिए ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। एक छोटी रिवीजन कर लेते हैं हम अपने लेक्चर की, ठीक है। सो सबसे पहले हमने देखा कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो 4 जगहों के ऊपर थे, ब्लड वेसल्स के अंदर थे, मसल्स के ऊपर थे, यूरिनरी स्फिंक्टर के ऊपर थे और उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट उसकी लोकेशन आ गई थी वो क्या थी, यस वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं कि हमारे पास यूरिनरी स्फिंक्टर आई के ऊपर वो प्रेजेंट थी, ठीक है। देन उसके बाद अल्फा 2 रिसेप्टर की हमने बात की, वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर किस तरह से वो प्रेजेंट है, हमने उसका डिस्कस किया। बीटा 1 रिसेप्टर पे हम आ गए और बीटा 1 रिसेप्टर में हम लोगों ने देखा कि उसकी लोकेशन हमारे पास हार्ट और किडनी के ऊपर थी, हार्ट के एस नोड के ऊपर, एवी नोड के ऊपर और मायोकार्डियल स्फिंक्टर के ऊपर, और किडनी के अंदर जी सेल्स जो हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट था, कैसे वो रोल प्ले कर रहा है वो सारा हमने डिस्कस किया। लास्ट ही हमने बीटा 2 रिसेप्टर को देखा। अब आप इसको मुझे ज़ुबानी बताएं, इसको देखना नहीं है आपने। यस, बीटा 2 हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर वेसोडाइलेशन कर रहा है, आई के अंदर है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को देख रहा है। देन हमारे पास इसके पास नेक्स्ट लोकेशन इसकी क्या आ जाती है, हमारे पास मसल्स और लीवर के अंदर, फिर लंग्स के अंदर और लास्टली हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और सब कुछ हमने डिस्कस किया कि किस तरह से क्या अपना रोल देख कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी ड्रग्स को स्टार्ट करेंगे, एड्रीनो रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करने वाली जो ड्रग्स हैं वो किस तरह की हैं। और दूसरी चीज़ आप लोगों ने एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी वो ये थी कि जो एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन, ठीक है, ये एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन, डोपामीन, सेरोटोनिन, ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये सारे कैटिकोल अमाइन हैं। क्या है ये? कैटिकोल अमाइंस हैं। सो कैटिकोल अमाइंस क्या होता है, ये हमारे पास बेंजीन की तरह की रिंग है जिसके ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स अटैच हुए होते हैं, उनको हम कैटिकोल अमाइंस कहते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर में भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, उसमें आप देख सकेंगे कि बेंजीन के ऊपर किस तरह से 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक अमाइन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, इस वजह से हम इसको कैटिकोल अमाइंस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इन सब की स्ट्रक्चर देखेंगे, डोपामिन की स्ट्रक्चर देखेंगे, एपिनेफ्रीन की, नॉर एपिनेफ्रीन की स्ट्रक्चर देखेंगे। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन में दोनों में एक ही डिफरेंस है कि नॉर एपिनेफ्रीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और एपिनेफ्रीन के अंदर वो नहीं होता है, ठीक है। सो ये एक मिथाइल ग्रुप की जो है एपिनेफ्रीन में प्रेजेंट है, नॉर एपिनेफ्रीन में नहीं है,
ठीक है। और बाकी की स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर दूंगी। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।